हे गाइस, मैं श्रीलंका के प्राचीन शहर पोलोनरुवा में हूँ और हम यहाँ इस विशाल पत्थर की कलाकृति को देख सकते हैं। यह लगभग 27 फीट लंबी और 4.5 फीट चौड़ी है और यह ग्रेनाइट के ठोस ब्लॉक से बनी हुई है। इससे संबंधित बहुत रोचक विवरण हैं और श्रीलंका के पुरातत्वविदों ने इसके रहस्यों का पूरी तरह से अध्ययन नहीं किया है। चलिए शुरू करते हैं। यह दुनिया की सबसे बड़ी स्वतंत्र रूप से खड़ी स्टोन टैबलेट है। इसके ऊपर 4300 अक्षर लिखे हुए हैं, जिनमें से ज्यादातर आज भी पढ़े जा सकते हैं, जबकि यह 800 साल पहले बनाई गई थी। इसका असली नाम ज्ञात नहीं है, पर यह गलपोथा के नाम से जानी जाती है, जिसका अर्थ पत्थर की किताब होता है। कुछ सालों पहले विशेषज्ञों ने इसका अध्ययन किया और उन्हें कुछ असाधारण मिला। उन्हें इन उकेरे हुए अक्षरों के अंदर धातु के कुछ छोटे अंश मिले और उन्हें एहसास हुआ कि इस ब्लॉक के ऊपर पिघली हुई धातु उड़ेली गई थी। हालांकि पुरातत्वविदों को इस बात का कोई अनुमान नहीं है कि ऐसा क्यों किया गया था। प्राचीन निर्माणकर्ता एक बड़े पत्थर पर शिलालेख बनाकर उस पर पिघली हुई धातु क्यों उड़ेलेंगे? आज हम इस प्रश्न का उत्तर ढूंढने जा रहे हैं। इसे समझने के लिए मैंने प्राचीन निर्माणकर्ताओं द्वारा किए गए इस कार्य का एक छोटे स्तर का मॉडल बनाने का निर्णय लिया। कल्पना कीजिए कि यह लाल लकड़ी का टुकड़ा बड़ी ग्रेनाइट की चट्टान है। अब मैं अपना नाम लकड़ी के टुकड़े के ऊपर लिख रहा हूँ। यह पत्थर के शिलालेख के समान है। शिलालेख को पूरा करने के बाद प्राचीन कामगारों ने इसके ऊपर पिघली हुई धातु उड़ेली थी, जो कि कुछ समय बाद ठोस हो गई होगी। मैंने इस लिखावट के ऊपर सिलिकॉन पेस्ट डालने का फैसला किया और चलिए अब इसके ठोस होने का इंतजार करते हैं। अब पुरातत्वविदों के पास इस बात की कोई जानकारी नहीं है कि इसके ऊपर पिघली हुई धातु क्यों उड़ेली गई थी, पर प्राचीन निर्माणकर्ताओं के पास अवश्य ही धातु को पिघलाने और चट्टान के ऊपर उड़ेलने का कोई अच्छा कारण रहा होगा। कुछ घंटों के बाद सिलिकॉन पेस्ट ठोस हो गया है और अब मुझे इसके साथ क्या करना चाहिए? मेरी सहज प्रवृत्ति थोड़े से बल का प्रयोग करके सिलिकॉन को ब्लॉक से अलग करने की है और जब मैंने ठोस सिलिकॉन को देखा तो इस पर मैं अपने नाम का प्रतिबिंब उभरा हुआ देख सकता हूँ। ये वास्तव में बहुत कमाल का है। प्राचीन निर्माणकर्ता यही कर रहे होंगे। अगला चरण होगा इसके ऊपर किसी तरह की स्याही लगाना और हम कोई भी कपड़ा ले सकते हैं। और इसे देखिए, जब मैं इन दोनों को एक साथ दबाता हूँ तो मैं अपना नाम छाप पा रहा हूँ। अब मैं इस ठोस सिलिकॉन का प्रयोग कई बार छापने के लिए एक रबर स्टैम्प की तरह कर सकता हूँ। आज इस तकनीक को ब्लॉक प्रिंटिंग कहा जाता है। हम अब भी इसका प्रयोग कपड़ों पर करते हैं, पर आप देख सकते हैं कि प्राचीन निर्माणकर्ता इस तकनीक का प्रयोग कम से कम 800 साल पहले कर रहे थे। चट्टान के ऊपर पिघली हुई धातु उड़ेलने के बाद और इसके ठोस होने का इंतजार करने के बाद वे इस धातु की प्लेट को बाहर निकाल लेते होंगे और इसका प्रयोग स्टैम्प की तरह करके बहुत अधिक संख्या में पोस्टर और बैनर आदि बना के उन्हें शहर में चारों ओर लगा देते होंगे। पर यह एक महत्वपूर्ण प्रश्न को उठाता है, पत्थर पर शिलालेख बनाने की क्या जरूरत है? सीधे धातु पर ही उभरा हुआ स्टैम्प क्यों ना बना लिया जाए? क्योंकि पत्थर की टैबलेट एक मुख्य सांचे की तरह बनाई गई थी, जिससे बहुत सारे स्टैम्प या डाई बनाई जा सकती है। पत्थर की टैबलेट का प्रयोग करके बार बार पिघली हुई धातु डालकर और फिर ठोस हुई प्लेट को निकालकर बहुत सी धातु की डाई बनाई गई होंगी। ये धातु की प्लेट श्रीलंका के विभिन्न हिस्सों में भेजी गई होंगी और तब लोगों ने बड़े कपड़ों का प्रयोग बैनर्स की तरह किया होगा और हजारों बैनर बनाए गए होंगे और उनको नुक्कड़ों और कोनों में लगाया गया होगा। यह केंद्रीय साचा प्रणाली शाब्दिक गलतियों और व्याकरण की गलतियों की संभावना को खत्म कर देती है, जो कि अलग अलग बनाई गई धातु की प्लेट्स में हो सकती थी। आज सरकार प्रिंटर्स का प्रयोग करती है और बहुत बड़ी मात्रा में प्रचार प्रसार की सामग्री बना सकती है
और उनको कोनों और नुक्कड़ों में लोगों पर प्रभाव डालने और यहाँ तक कि उनका मन बदलने के लिए भी प्रयोग करती है। प्राचीन लेखों में क्या होता था? इसमें भी 800 साल पुरानी सरकार का प्रचार प्रसार होता था। यदि आप ध्यान से देखें कि इस पर क्या लिखा है, तो यह वर्णन करता है कि कैसे राजा का सम्मान और सुरक्षा किसी भी कीमत पर होनी चाहिए। यह लोगों को चेतावनी भी देता है कि यदि वे राजा के विरुद्ध जाते हैं या उसके रहस्यों को उजागर करते हैं तो वो मार दिए जाएंगे। यह उसके राज्य में पालन करने के लिए बहुत कठोर नियमों को स्थापित करता है। इसी कारण से उसने एक केंद्रीय सांचा बनवाया जिसका प्रयोग श्रीलंका के विभिन्न हिस्सों में किया जा सकता था। तो पुरातत्वविद इस बारे में गलत हैं कि यह बस सैलानियों के पढ़ने के लिए एक शिलालेख है, और वे एक और बहुत अधिक महत्वपूर्ण बात के बारे में भी गलत हैं। उन्होंने चट्टान के ऊपर मिले धातु के कणों का सर्वेक्षण नहीं किया और ऐसे ही अंदाजा लगा लिया कि यह लोहा होगा। यह असंभव है क्योंकि लोहे का मेल्टिंग पॉइंट ग्रेनाइट से बहुत अधिक होता है। यदि मैं ग्रेनाइट के ऊपर पिघला हुआ लोहा डालूं तो वास्तव में ग्रेनाइट पिघल जाएगा और बेडौल हो जाएगा। निर्माताओं ने लोहे का प्रयोग नहीं किया था। उन्होंने एक मिश्र धातु का प्रयोग किया था जिसे अयस कहते हैं, जिसका जिक्र हिंदू ग्रंथ ऋग्वेद में किया गया है। और आप सोच सकते हैं कि यह श्रीलंका है, भारत नहीं, और इसका निर्माण एक बौद्ध राजा ने कराया था, ना कि हिंदू धर्म के अनुयायी ने। सच्चाई यह है कि बौद्ध वास्तव में हिंदू थे। यह सब विभाजन यूरोपियों के आक्रमण के बाद किया गया। यह सिर्फ एक सिद्धांत नहीं है, क्योंकि हाँ, यह एक बौद्ध राजा द्वारा बनवाया गया था। पर हम हिंदू देवी लक्ष्मी को साफ तौर पर टैबलेट के दोनों ओर उकेरा हुआ देख सकते हैं। जब देवी दोनों ओर से हाथियों से घिरी होती हैं, तो उन्हें गज लक्ष्मी कहा जाता है। और भारत के प्राचीन मंदिरों में हम भगवान बुद्ध की नक्काशियों को देख सकते हैं। तो यह विचार कि बौद्ध धर्म एक पूरी तरह से अलग धर्म था, प्राचीन काल में अस्तित्व में ही नहीं था। तो आप देख सकते हैं कि कैसे प्राचीन निर्माता असाधारण छापने की तकनीक का प्रयोग कर रहे थे। उन्होंने पहले एक बड़े ग्रेनाइट के ब्लॉक को काटा जो कि 27 फीट ऊंचा है। सावधानी पूर्वक उस पर लिखा और फिर मिश्र धातु अयस को बनाया और उसे चट्टान के ऊपर उड़ेला। उन्होंने धातु की स्टेम को बनाया और उन्हें द्वीप के विभिन्न हिस्सों में भेजा और फिर देश भर में हजारों एक समान बैनर्स का निर्माण किया और उन्हें हर जगह लगाया। मुझे उम्मीद है कि यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। मैं प्रवीण मोहन, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सब्सक्राइब करना ना भूलें और सभी अपडेट्स पाने के लिए घंटी के बटन को भी क्लिक करें। कृपया इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मैं आपसे जल्द ही बात करूंगा। बाय।